हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास चैप्टर जो 3rd है हमारा पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी गरीबी एक चुनौती। इस लेसन में हम देखेंगे कि गरीबी से क्या अभिप्राय है और गरीबी के कौन कौन से कारण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गरीबी के बारे में कि भी गरीब व्यक्ति जो है वो कौन होता है। देखो, गरीबी की जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है, वो स्थान और आकार के आधार पर जो है वो उसमें काफ़ी हमें चेंजेस यानी बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे हम एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर जो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, यदि उसको देखें तो अलग अलग देशों में जो गरीबी की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। जैसे अमेरिका के अंदर कि भी जिस व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है उसको गरीब माना गया है, लेकिन भारत में यदि हम देखें तो एक लग्जरियस गुड्स जो है, एक उसको लग्जरियस गुड्स के तौर पर माना जाता है, यानी कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनता है गाड़ी रखना। तो अमेरिका के अंदर और भारत के अंदर जो गरीबी की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। तो हम देखेंगे कि भी गरीबी की जो अलग अलग डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषाएं हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भी गरीब व्यक्ति कौन होता है। आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो प्राइमरी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस प्राइमरी रिक्वायरमेंट के अंदर आता है फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी आदमी की, कि उसको खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और सिर के ऊपर छत होना जरूरी है। लेकिन यदि हम देखें रोटी, कपड़ा और मकान, यदि किसी व्यक्ति की ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो क्या उसको हम अमीर कह सकते हैं? क्या उसको हम एक रिच फैमिली के तौर पर ला सकते हैं कि जिस आदमी के पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, क्या उसको हम गरीब नहीं मान सकते? लेकिन उसमें हम देखेंगे कि हो सकता है एक व्यक्ति के पास 2 जून की रोटी तो है, यानी 2 वक्त का उसके पास भोजन है, लेकिन यदि वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकता, यानी कि 2 वक्त की रोटी तो है उसके पास, लेकिन वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता, वो अच्छी उसको शिक्षा नहीं दिला सकता है, या हो सकता है वो अपने बच्चे को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड ना करवा सके। तीसरा यदि हम देखें तो सैनिटेशंस का मतलब है स्वच्छता, यानी कि हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकता, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा सकता, या स्वच्छता का अभाव है। अच्छा भोजन 2 वक्त का समय तो है उसके पास, लेकिन यदि ये उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करवा सकता है वो अपनी फैमिली की, तो उस व्यक्ति को हम गरीब मानेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हो सकता है कि उसके पास उसकी इतनी अच्छी इनकम ना हो, आय ना हो कि वो अपने बच्चे को एक बैलेंस डाइट दे सकता है, और उस बैलेंस डाइट के अभाव में यदि वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, बीमारियां उसको घेर लेती हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स की जो है सर्विसेज वो नहीं ले सकता है, और उसके अभाव में उस बच्चे की डेथ हो जाती है, यानी कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। यदि जहां उसके रहने का जो स्थान है, आसपास का जो एरिया है, वहां उसके पास पीने के पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की का अभाव है, कूड़ा करकट है, या मक्खी मच्छरों से वो अपना बचाव नहीं कर सकता, या वो
ऐसे एरियाज के अंदर रहता है, तो उस कंडीशंस के अंदर वो अपना मतलब ऑलराउंड जो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो हैं किसी व्यक्ति की, लेकिन वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता, अच्छी वो हेल्थ प्रोवाइड नहीं करवा सकता। सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता का जो अभाव है, उस वजह से हम ये देखेंगे कि वो व्यक्ति गरीब माना जाता है। दूसरा, यदि हम देखें अपने इंडिया के अंदर, देखो ऐसे बहुत से बच्चे आपको मिल जाएंगे जो कूड़ा करकट जो है बीनते हुए दिखाई देते हैं, या किसी फुटपाथ के ऊपर या ब्रिज के नीचे वो जो है रैन बसरों के अंदर अपनी जो रात जो है वो बिताते हैं, या आपको भीख मांगते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गरीब की जो, यदि हम उसकी जो एक कैटेगरीज करें, उसको एक श्रेणी में विभाजित करें, तो ये उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए साथ के साथ। यदि वो उसको फुलफिल नहीं करवा सकता है, अपने बच्चे को वो फैसिलिटीज नहीं दे पाता है, तो उस व्यक्ति को हम गरीब मानेंगे। दूसरा, हम देखें जो सोशल साइंटिस्ट जो है, उस सोशल साइंटिस्ट जो है वो अपने और इसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर देते हैं और इसके अंदर कुछ चीजें शामिल कर देते हैं कि भाई उस व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन जो है वो उनको फिलफिल कर सकता है। लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट के जो विद्वान व्यक्ति हैं या जो इन चीजों के अंदर रुचि रखते हैं, तो वो अपना और दो दृष्टिकोण ऐड कर देते हैं। एक तो है उसका सामाजिक अपवर्जन, और दूसरा है असुरक्षा। मतलब सामाजिक अपवर्जन में हम देखें तो भारतीय समाज के अंदर कुछ ऐसी जातिगत अवस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसी जातिगत विषमताएं हैं। उन विषमताओं में हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। जैसे मान लो जनरल कैटेगरी के अंदर हम देखें, मान लो कोई किसान परिवार है, तो हमारा सीधा जो है एक टारगेट बनता है कि उसके पास जमीन होगी, यानी कि उसके पास खुद की जमीन होगी। यदि इसी प्रकार हम देखें कि जो दलित कम्युनिटी है, जो दलित समाज है, उसके प्रति एक बार यदि हमारे आगे आ जाता है तो सोचते हैं कि भाई वो गरीब होगा, वो सामाजिक असमानता, अन्याय, अत्याचार और शोषण का शिकार रहा होगा। ये हमारा क्या है, सोसाइटी के अंदर एक दृष्टिकोण कायम हो जाता है। जैसे मान लो कि इस कैटेगरी, इस कम्युनिटी के अंदर मान लो कोई व्यक्ति अच्छी पोस्ट के ऊपर है, वो अच्छी उसके पास हेल्थ कंडीशंस भी हैं, अच्छी उसके पास इनकम भी है, आय भी है, तो उसमें हम देखते हैं कि मतलब एक भाई मैं अच्छी पोस्ट पर हूँ, अच्छी मेरी इनकम भी है, लेकिन साथ के साथ समाज के अंदर मेरे साथ यदि समानता का बिहेव नहीं किया जाता है, या उस सोशल साइंटिस्ट के दौर पर हम देखें कि जो देखने का हमारा जो नजरिया है, तो वो नजरिया कायम हो जाता है कि भाई वो व्यक्ति गरीब होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो एक सामाजिक अपवर्जन का रूप धारण कर सकता है। मान लो मैं किसी लोअर कैटेगरी से आता हूं, तो मेरी अच्छी इनकम भी है, लेकिन मैं दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक पंक्ति में बैठकर खाना नहीं खा सकता, तो वो पैसा, वो भौतिक सुविधाएं मुझे सामाजिक दृष्टिकोण से बराबरी पर लाने में, मतलब इसके अंदर ये भेदभाव हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार असुरक्षा में क्या है, जो दृष्टिकोण है, देखते हैं कि जैसे मान लो कई बार कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, तो उसका सबसे ज्यादा जो शिकार होता है वो गरीब व्यक्ति होता है। मान लो बाढ़ के अंदर जब हम देखते हैं बाढ़ आती है, तो जो स्लम्स है या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं या कच्चे मकानों में जो लोग हैं, उनके वो बस्तियां जो हैं वो
प्रभावित होती हैं या उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। कई बार आपने देखा हो जब बाढ़ का समय आता है तो आपने देखा हो कि भाई उस दौरान जो है उन लोगों को उन स्थानों से वहाँ से सुरक्षित स्थानों के ऊपर भेजा गया, या वो एक हम ये कह सकते हैं रेफ्यूजी कैंप वगैरह जो हैं, जो शरणार्थी जो हैं उन कैंपों में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो गरीब लोग होते हैं। इसी प्रकार वर्तमान समय में हम देखें तो जो कोविड-19 है, जो कोरोना जो एक महामारी फैली है संसार के अंदर, तो इसमें जो गरीब व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि एक तो उसके पास अच्छी हेल्थ कंडीशंस नहीं है, अच्छा भोजन भी नहीं है, या वो उसके रहने के स्थान जो हैं उसके ऊपर साफ सफाई भी नहीं है, और वो यदि उस संक्रमित हो जाता है उससे तो वो अच्छी अपनी हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं ले सकता, जिससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हम देखते हैं तो असुरक्षित कौन है इंडिया के अंदर या पूरे संसार के अंदर, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार नेचुरल जो क्लैमिटी होती है, जो नेचुरल डिजास्टर होता है, उस दौरान सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो गरीब व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चुनौती है गरीबी, तो उसमें ये सारी चीजें हमने देखी कि भाई गरीब हम किसको कहेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि भी गरीबी की जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार जो उसको कैटेगराइज किया गया है, उसको उसका विभाजन किया गया है श्रेणी में। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक में ये देखेंगे कि जैसे हमारा एक संगठन है और वो संगठन जो है अपने देश के अंदर जो डाटाज वगैरह हैं उनको कलेक्ट करता है। वो संगठन का नाम है NSSO, यानी कि ये संगठन है हमारा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये NSSO हमारा एक संगठन है। वो संगठन जो है इसके आंकड़े जो है उनको कलेक्ट करता है। तो वो कैसे इनको कैटेगरीज करता है, इनको उसका श्रेणी में विभाजन करता है, विभक्त करता है। तो देखो वो क्या करता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फूड होता है, वो भोजन होता है। यानी कि अब ये अपना एक मतलब इसमें सिद्धांत बन जाता है कि भी किसी व्यक्ति को जो एक बैलेंस डाइट जो मिलनी चाहिए वो कितनी मात्रा में मिलनी चाहिए, साथ के साथ उसकी जो इनकम है, उसकी आय, उससे भी वो सारे के सारे जो है वो आंकड़े कलेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम फूड जो भोजन है उसको देखेंगे। तो यहाँ देखो किसी भी व्यक्ति को जो एक बैलेंस डाइट मिलती है तो उसको कितना कैलोरी जो है भोजन प्राप्त होना चाहिए। तो इस फूड को भी यदि हम देखते हैं, मान लो एक फीमेल है, मेल है, या जैसे ओल्ड एज पर्सन है, इन्फेंट कोई शिशु है, या एडल्ट पर्सन है, या ओल्ड एज पर्सन है, तो इन तीन यदि हम मेल, फीमेल, एडल्ट पर्सन, इन्फेंट या ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं, इनको वो जो भोजन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा जो भोजन है उसमें उसको कैटेगरीज किया गया है, वो है अर्बन एरियाज, और दूसरा है आपका जो हम ये कह सकते हैं कि जो लोकल एरियाज में है, जैसे अपना देहाती जो क्षेत्र है उसके अंदर। तो उसके अंदर मतलब इसको भी अलग अलग कैटेगरीज किया गया है। उस कैटेगरीज के अंदर क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को प्रतिदिन पर डे 2400 कैलोरी जो है भोजन की आवश्यकता होती है। और जो अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं उसको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है।
भोजन की, यानी कि पर डे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको 2400 कैलोरी भोजन की जरूरत होती है, और जो अपना अर्बन एरियाज है उसके अंदर हम 2100 कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है। तो ऐसा इसके अंदर डिफरेंस क्यों है, इसके अंदर अंतर देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि जो देहाती जो क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो फिजिकल हार्डवर्क जो है वो ज्यादा करते हैं। आपने देखा हो जैसे किसान है वो ज्यादा फिजिकल हार्डवर्क करता है, तो ज्यादा फिजिकल हार्डवर्क करेगा तो उसको उस मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा हो कोई मजदूर वगैरह काम करते हैं देहाती क्षेत्र में, फसल कटाई का कार्य है या और दूसरे अन्य जो कार्य हैं, वो सभी कार्य संपन्न करने के लिए उसको ज्यादा मतलब फिजिकल हार्डवर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए उसको उसी हिसाब से एक बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। यदि हम अर्बन एरियाज के अंदर हम देखें तो वहाँ फिजिकल हार्डवर्क जो है उसकी आवश्यकता कम होती है। आपने देखा हो जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो लोग काम करते हैं, जैसे वो अपने ऑफिस में जाते हैं, कलरक वगैरह या और दूसरे अन्य जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो वो ऑफिशियली जो है अपना मतलब कार्य करते हैं, उनको ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क की जरूरत नहीं होती। उनको मतलब एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं तो उसके लिए उस हिसाब से उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि हम इनकम देखें, उनकी आय देखें, तो उसके आय के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। उस आय के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। उस वर्गीकरण में यदि हम देखें तो मतलब जो NSSO है हमारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इनकम के आधार पर इसका वर्गीकरण करता है, तो आय के आधार पर वो पर डे, यानी कि जो देहाती क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं, देहाती क्षेत्र के अंदर जो लोग होते हैं वो 816 रुपये पर मंथ और पर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति जो है एक महीने के अंदर 816 रुपये जो वो कमाता है, तो उसको अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर रखा जाता है। यानी कि एक होती है आपकी BPL, एक होती है APL, अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति पर मंथ, यानी एक व्यक्ति जो है एक महीने का 816 रुपये या उससे उसकी कम आय है, तो उसको BPL श्रेणी में रखा जाता है, उसको गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला रखा जाता है। और शहरी क्षेत्र के अंदर हम देखें, अर्बन एरियाज के अंदर देखें, तो पर पर्सन पर मंथ 1000 रुपये, पर पर्सन पर मंथ 1000 रुपये यदि उसकी आय है तो उसको BPL श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब आप ये देखो कि सर आपने ये देखा कि भी ग्रामीण क्षेत्र में हमें 2400 कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी की है, जबकि शहरी क्षेत्र में आय जो है, आय के आधार पर उसके जो आंकड़े हैं वो ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में कम है, 816 रुपये। इसका इतना इसके अंदर जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो इसलिए है क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। आपने देखा हो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यदि हम दूध वगैरह खरीदते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में उसकी जो पर लीटर जो उसकी जो रेट है वो कम होता है। जो ही हम उसको शहर में उसको बेचते हैं या शहर के लोग इसको खरीदते हैं तो उसकी जो उसका रेट जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो वस्तुएं वो खरीदता है, उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। इसलिए शहरी क्षेत्र में उनकी जो आय का जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जो अंतर है वो इसलिए ज़्यादा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में वो कम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो NSSO है, जो अपनी सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका क्या करता है, इसका वर्गीकरण करता है। किसका आधार पर? भोजन
और इनकम के आधार पर। अब हम देखते हैं कि अपने इंडिया के अंदर जो देखते हैं तो जो गरीबी के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े यानी कि उसका एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो उसका एस्टिमेट तो जो वो आंकड़े हैं उसके जो आंकड़े हैं यदि 1993 और 1994 ये जो समय है, ये जो काल है, तो उस समय हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर 43% जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे। यानी कि एक प्रकार से इसका एस्टिमेट देखें हम इंडिया के अंदर, क्या भारत के अंदर जो गरीबी है वो प्रतिशतता में वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। यदि हम 2004 और 2005 के जो आंकड़े देखें तो उस समय वो कम होकर के 33% पर आ गया था। यानी 33% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। यदि मैं बात करूं 2011 और 12 की तो वो घट करके आ गया है अब आपका 22%। यानी कि हम देखते हैं कि ये जो एस्टिमेट हम देखते हैं अपने गरीबी रेखा का, तो वो एस्टिमेट जो है वो कम होता जा रहा है। अब हम देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि भारत में जो गरीबी है उस गरीबी के रीजन यानी कि उसके कारण क्या है, यानी कि गरीबी के कारण क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इंडिया जो है वो लगभग उसके ऊपर 200 वर्षों तक एक औपनिवेशिक जो पीरियड रहा है या एक औपनिवेशिक जो सरकार रही है उसका शासन रहा है। और औपनिवेशिक शासन के दौरान जो इंडिया के जो रिसोर्सेज थे, जो उनके संसाधन जो थे, उन संसाधनों का दोहन किया गया। यानी कि वो एक कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो अंतिम जो इंटरेस्ट जो था, वो अंतिम इंटरेस्ट था ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड जो रूलर थे हमारे, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना। यानी कि हम देखते हैं कि भारत के जितने भी अपने रिसोर्सेज जो थे, उन रिसोर्सेज को यहाँ पर वो कम दामों पर खरीद करके और उसको वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। तो भारत का संसाधन और उसका फायदा किसको मिला, इंग्लैंड को। जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो सारी इंग्लैंड के अंदर थी। तो इंग्लैंड के लोगों की इनकम बढ़ी, उनकी आय बढ़ी, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में जो एक प्रकार से उसके रिसोर्सेज का दोहन किया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो यहाँ कृषि का पिछड़ापन था, औद्योगिक रफ्तार जो है या औद्योगिक रूप से भी हमारा पिछड़ापन था, हेल्थ है, एजुकेशन है, हर क्षेत्र में हमारा पिछड़ापन था। तो ये भारत में गरीबी का एक कारण बना है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कारण जो है वो है अशिक्षा। यानी कि हम ये देखें कि भारत में जो एक प्रकार से एजुकेशन जो है या एक वेल ट्रेड जो एजुकेशन जो है या उसको वो प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, या जिसके कारण से उसके अंदर एक स्किल या एक हुनर या उसके जो एजुकेशन का जो सिस्टम है या एजुकेशन जो प्रणाली है हमारी, उस प्रणाली के अंदर भी कुछ दोष है, जिससे कि हम उसकी जो क्षमता जो है उस क्षमता के अकॉर्डिंग वो सारा जो सिस्टम है उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो उसके अभाव में वो अच्छे पोस्ट प्राप्त नहीं कर सकता, उस पर उच्च पद पर नहीं जा सकता, उच्च पद पर नहीं जा पाएगा तो उसकी जो इनकम है, उसकी जो सैलरी है वो भी कम होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में एजुकेशन का जो सिस्टम है या एजुकेशन जो प्रणाली है अपने देश के अंदर, उसका अभाव है। तो उस वजह से भी भारत में मतलब गरीबी का कारण है। ये मतलब एक जो परंपरागत एजुकेशन का सिस्टम है हमारा जो चलता आ रहा है, उससे अलग यदि
जा करके उसको कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, उसको व्यावसायिक क्षेत्र में उसको ट्रेंड किया जाए ताकि वो अपने स्वरोजगार के लिए स्वावलंबन हो जाए। तो ऐसी एजुकेशन का जो सिस्टम है इंडिया के अंदर, जो प्रणाली है, उसके अंदर फॉल्ट है, दोष है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा जो कारण है हमारा, वो तीसरा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। यानी कि यदि हम देखें तो संसार के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस के ऊपर कंट्री है संसार के अंदर भारत। तो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या हमारे रिसोर्सेज के ऊपर दबाव डालती है, और वो ज्यादा हमारे रिसोर्सेज पर दबाव डालती है। तो आपने देखा कि हमारी जोतें जो हैं वो छोटी होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अवसर कम होते जा रहे हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, ये भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अच्छी शिक्षा न मिल पाना, या कम उम्र में बच्चों की शादी कर देना, या उस अच्छी शिक्षा के अभाव में, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो भारत के लिए एक बोझ बनती जा रही है, क्योंकि हम उसको एक एसेट्स के रूप में, एक संपत्ति के रूप में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में गरीबी के बहुत से कारण हैं, या इस प्रकार आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, या एक अच्छी शिक्षा न होने की वजह से हम जो टेक्नोलॉजी है हमारी, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके, उसका अभाव है। या एक प्रकार एक टॉपिक आप ये भी देख सकते हैं कि भारत के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कई तो वो संसाधन संपन्न हैं। यदि हम इंटरस्टेट की बात करें तो जैसे आप देखते हो बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, आपका वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट है, मध्य प्रदेश है, इनमें बहुत ज़्यादा गरीबी है। जबकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेल प्लान के अभाव में वो उनका दोहन हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो वो जो हमारी पॉलिसीज है, जैसे कई बार देखते हो, हम सुनते हैं कि भी नदियों को आपस में जोड़ा जाए, तो ये जो पॉलिसीज हैं इसको अभी रचनात्मक स्तर के ऊपर इसको पूरा कायम नहीं किया गया। या हम ये देख सकते हैं कि एक वेल प्लान जो पॉलिसी है वो पूरे सेंटर लेवल के ऊपर जो है हम देख सकते हैं केंद्र स्तर पर लागू नहीं हो पाना, अभाव है। जैसे हम देखते हैं मेक इन इंडिया या दूसरी जो हमारे जो पॉलिसीज वगैरह थी, वो उनमें आज हमें इतना ज़्यादा देखने को उसका आउटपुट नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, जो हमारे संसाधन है उनका अनडिस्ट्रीब्यूशन से उसका वितरण जो है वो एक समान नहीं है, या गरीबी है, भूखमरी है, या जैसे मतलब आप ये देख सकते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या है, या औपनिवेशिक शासन के दौरान जो हमारा दोहन किया गया था, या आप ये देख सकते हैं कि कम्युनल राइट्स जो है, सांप्रदायिक दंगे भी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है, और आए दिन इस प्रकार के आतंकवादी जब घटनाएं घटती हैं तो सरकार जो है वो अपनी पूरी एनर्जी, अपना फोकस वो एक वेलफेयर जो पॉलिसीज वगैरह हैं उनके ऊपर उनको धरातल स्तर पर उनको लागू नहीं कर सकती। तो ये ऐसे बहुत से कारण हैं जो भारत में गरीबी के कारण हैं। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर जो है गरीबी क्या है, एनएसएसओ के बारे में, और गरीबी के जो कारण हैं, और इनकम और उस फूड वगैरह के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आया। तो कल हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में।